आज की कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। अगर आप समझते हैं कि कलाम की कहानी सिर्फ एक गरीब परिवार के बच्चे से राष्ट्रपति बनने की कहानी है, तो शायद आपने उनकी असली कहानी अभी सुनी ही नहीं। क्योंकि कलाम की जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी उनकी सफलता नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी कहानी थी असफल हो जाने के बाद भी सपने देखना। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी किसी किताब में बंद इतिहास नहीं लगती। वह आज भी किसी ऐसे इंसान की कहानी लगती है जो अपने जीवन में कहीं न कहीं असफल हुआ हो, जिसका कोई सपना अधूरा रह गया हो। कलाम की जिंदगी ऐसे हर इंसान के लिए एक सीख है। साल था 1950 का। युवा अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उनकी आंखों में एक सपना था, वह भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। कई लोग ऐसी असफलता के बाद खुद को दोष देने लगते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन कलाम के जीवन में यही असफलता एक नए रास्ते की शुरुआत बनी। वह पायलट नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने उड़ान का सपना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी उड़ान का अर्थ बदल दिया। अगर वह खुद विमान नहीं उड़ा सकते थे, तो उन्होंने ऐसे विमान और स्पेसक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया जो भारत को आसमान तक ले गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें और पीछे जाना होगा। तमिलनाडु का रामेश्वरम समुद्र से घिरा एक छोटा सा शहर। यही एक साधारण परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन थे। परिवार बहुत अमीर नहीं था, घर में सुविधाएं सीमित थी, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी थी, ईमानदारी, और दूसरी शिक्षा के प्रति सम्मान। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखते थे, लेकिन सिर्फ किताबें ही उनकी दुनिया नहीं थी। उनके अंदर जानने की बेचैनी थी। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर वह सोचते थे, ये कैसे उड़ते हैं। यही सवाल धीरे धीरे उनके अंदर साइंस के प्रति रुचि पैदा करने लगा। कलाम ने बचपन में परिवार की मदद करने के लिए अखबार बांटने का काम भी किया। सुबह सुबह उठना, अखबार लेना और फिर घर घर जाकर उन्हें पहुंचाना। अब जरा इस दृश्य को देखिए, एक छोटा बच्चा, हाथ में अखबार, सुबह का अंधेरा और सामने एक लंबी सड़क। कलाम की कहानी को केवल गरीब बच्चा सफल हुआ कह देना उनकी कहानी को छोटा कर देना होगा, क्योंकि उनकी असली ताकत गरीबी से निकलना नहीं था। उनकी असली ताकत थी सीमित परिस्थितियों में असीमित सोच रखना। समय बीतता गया। कलाम ने फिजिक्स की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन धीरे धीरे एरोनॉटिक्स की ओर खींचने लगा। वह एयरक्राफ्ट और उड़ान की साइंस को समझना चाहते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यही उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब उनका सपना सिर्फ आसमान को देखने का नहीं था। अब वह समझना चाहते थे इंसान आसमान तक पहुंचता कैसे है, एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है, इंजन कैसे काम करता है, क्या भारत अपनी टेक्नोलॉजी बना सकता है। यही सवाल आगे चलकर उनके पूरे जीवन का मिशन बन गया। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कलाम के सामने कैरियर का सवाल था। उन्होंने नौकरी की तलाश की। उनका पहला सपना एयरफोर्स पहले ही टूट चुका था। अब उन्हें एक नया रास्ता चुनना था, और यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक असफल पायलट बनने का सपना धीरे धीरे बदलकर भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने के सपने में बदल देने वाला था। एक ऐसा सफर जिसमें रॉकेट होंगे, सैटेलाइट होंगे, असफलता होगी, आलोचना होगी, और एक ऐसे पल होंगे जब पूरा देश उनकी तरफ उम्मीद से देख रहा होगा। 1950 के दशक के आखिर में कलाम ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया, लेकिन उनके मन में एक और बड़ा आकर्षण था, स्पेस। उन दिनों भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी शक्तियों से बहुत पीछे था। न संसाधन पर्याप्त थे, न टेक्नोलॉजी, न इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के मन में एक विश्वास था, भारत को अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित करनी होगी। इसी सोच के बीच कलाम की मुलाकात भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई से हुई। 1960 और 70 के दशक में भारत ने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू किया। कलाम भी इस मिशन का हिस्सा बने।
अब उनका काम सिर्फ किताबों में साइंस पढ़ना नहीं था, अब उन्हें साइंस को जमीन पर उतारना था। रॉकेट बनाना था, टेक्नोलॉजी विकसित करनी थी और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा सिस्टम बनाना था जिससे भारत खुद बना सके। यह आसान नहीं था, भारत के पास आज जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन कई वर्षों की मेहनत के बाद वह दिन आया। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1979 का पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च। वैज्ञानिकों ने वर्षों मेहनत की, लेकिन रॉकेट आसमान की तरफ बढ़ा, लेकिन मिशन पूरी तरह सफल नहीं हुआ। सैटेलाइट निर्धारित ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। इतने वर्षों की मेहनत और परिणाम असफलता। अगर 1979 की असफलता के बाद मिशन बंद कर दिया जाता, अगर वैज्ञानिकों ने कहा होता भारत अभी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है, तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने असफलता को फाइनल रिजल्ट नहीं माना। एक साल के अंदर वही टीम, वही देश, वही साइंटिस्ट, लेकिन इस बार तैयारी और मजबूत थी। फिर SLV-3 लॉन्च होने वाला था। पूरे देश की नजर इस मिशन पर थी, क्योंकि यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, यह एक सवाल था, क्या भारत अपने दम पर अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है? रॉकेट ने उड़ान भरी, मिशन आगे बढ़ता गया और अंततः रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया। भारत ने अपना सैटेलाइट अपने लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। भारत ने दुनिया को संदेश दिया, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं रहेंगे, हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे। यही से अब्दुल कलाम का नाम देश भर में पहचाना जाने लगा, एक ऐसे साइंटिस्ट के रूप में जिन्होंने असफलता देखा था लेकिन हार नहीं मानी थी। 1980 के दशक की शुरुआत में कलाम एक और बड़े मिशन से जुड़े। भारत ने अपने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था भारत में अलग अलग प्रकार की गाइडेड मिसाइल की टेक्नोलॉजी विकसित करना। यह काम बेहद कठिन था, क्योंकि मिसाइल बनाना सिर्फ एक रॉकेट बनाने जैसा नहीं था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कई मिसाइल सिस्टम विकसित किए गए, पृथ्वी, अग्नि और अन्य सिस्टम्स। इन प्रोग्राम्स ने भारत को टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब हम कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ मिसाइल की संख्या नहीं है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धता थी, उन्होंने भारत में यह कॉन्फिडेंस पैदा किया कि हम कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी खुद विकसित कर सकते हैं। अब कलाम की जिंदगी एक और ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। भारत में एक ऐसा साइंटिफिक मिशन होने वाला था जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकने वाली थी। पोखरण, मई 1998, राजस्थान का पोखरण। कलाम भी इस दौर में देश के प्रमुख साइंटिफिक फिगर्स में शामिल थे। इन टेस्ट के बाद भारत के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर दुनिया भर में चर्चा हुई, और अब अब्दुल कलाम का नाम सिर्फ साइंटिस्ट और डिफेंस सर्कल में नहीं था, पूरा देश उन्हें पहचानने लगा था। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वह अब भी सरल जीवन जीते थे। कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, विंग्स ऑफ फायर, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी ही एक उड़ान थी। एक छोटे से शहर से, एक सामान्य परिवार से, अखबार बांटने वाले बच्चे से एक इंजीनियर तक। साल था 2002, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। 18 जुलाई 2002 को अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद चुनाव हुआ और 25 जुलाई 2002 को अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण ली। उस दिन भारत ने इतिहास का एक अनोखा दृश्य देखा। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी राजनीतिक कैरियर लगभग नहीं थी, जिनका जीवन साइंस और एजुकेशन को समर्पित था, अब वह देश के प्रथम नागरिक थे। लेकिन शायद कलाम के लिए यह पद पावर नहीं था, यह एक अपॉर्चुनिटी था, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके जरिए वह सीधे भारत के युवाओं तक पहुंच सकते थे। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते ही उनकी जिंदगी बदल सकती थी। उनके पास सिक्योरिटी थी, प्रोटोकॉल था, विशाल भवन था, सैकड़ों कर्मचारी थे, देश विदेश के बड़े नेता उनसे मिलने आते थे। लेकिन कलाम की पर्सनालिटी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही था, उनके लिए पद बड़ा था लेकिन व्यक्ति नहीं बदले। वह अब भी सरल भोजन पसंद करते थे,
अब भी किताबें पढ़ते थे, अब भी स्टूडेंट्स से मिलने के लिए उत्साहित रहते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन मुख्यतः एजुकेशन, साइंस, राइटिंग और पब्लिक सर्विस को समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। 2007 में उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं थी, कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं था, लेकिन उनकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि अब वह वापस उसी जगह आ गए जहां उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, स्टूडेंट्स के बीच। वह यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स देने लगे, स्टूडेंट्स से बातचीत करने लगे, बुक्स लिखने लगे। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देने पहुंचे। 83 साल की उम्र में भी उनके मन में रिटायरमेंट की बात नहीं थी। उनके मन में फ्यूचर की बात थी, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ अर्थ, फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। वह मंच पर पहुंचे, उन्होंने लेक्चर शुरू किया। स्टूडेंट्स उनकी बातें सुन रहे थे और फिर कुछ ही समय बाद उन्हें असहज महसूस हुआ। वह गिर पड़े, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हो गया। यह शायद उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत विडंबना है। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा साइंस को दिया, देश की रक्षा और टेक्नोलॉजी को दिया। राष्ट्रपति भवन में भी रहे, लेकिन अंत में वह वापस वहीं पहुंचे जहां उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, स्टूडेंट्स के बीच। उन्होंने कोई आखिरी पॉलिटिकल स्पीच नहीं दी, उन्होंने कोई बड़ा पद संभालते हुए अंतिम सांस नहीं ली, और शायद इससे बेहतर एंडिंग उनकी जिंदगी की हो ही नहीं सकती थी। 27 जुलाई 2015 को एक महान साइंटिस्ट इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सपना नहीं गया। उनकी किताबें आज भी हैं, उनके लेक्चर्स आज भी हैं, उनके विचार आज भी हैं, और सबसे बड़ी बात, उनसे प्रेरित होकर सपने देखने वाली एक पूरी जेनरेशन आज भी है। यही किसी इंसान की असली सफलता है कि उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज लोगों के फैसलों में सुनाई देती। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह नहीं बताती कि आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह कहानी उससे कहीं बड़ी बात कहती है। यह कहती है, अगर परिस्थितियां आपके खिलाफ है, फिर भी सपना देखिए। अगर पहला प्रयास असफल हुआ, फिर भी कोशिश कीजिए। अगर लोग आप पर विश्वास नहीं करते, तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। और अगर एक दिन सफलता मिल जाए, तो उस सफलता को सिर्फ अपने लिए मत रखिए, उसे दूसरों के सपनों की रोशनी बनाइए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश था, एक महान जीवन वह नहीं है जिसमें सिर्फ आपने ऊंचाई हासिल की। महान जीवन वह है जिसमें आपकी ऊंचाई देखकर दूसरे लोग भी ऊपर उठने का सपना देखने लगे। यही थी इलिका हिस्ट्री पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो में आप किसकी बायोग्राफी देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।